गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बहजोई महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बीए तृतीय वर्ष के सेकंड पेपर पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत हमने मानव एवं खनिजों के बारे में पढ़ा था। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है मानव एवं महासागर, यानी मानव एवं महासागरों का आपस में क्या संबंध है। महासागरों का मानवीय जीवन पर प्रत्यक्ष प्रभाव और अप्रत्यक्ष प्रभाव दोनों तरह से प्रभाव पड़ता है। महासागर होते क्या हैं? महासागर हमारे धरातल की प्रथम प्रकार के उच्चावच हैं। महाद्वीपों के बाद महासागर आते हैं। महासागर अनंत संसाधन के भंडार भी हैं। महासागरों में बहुत सी चीज़ें ऐसी मिलती हैं जो भविष्य में हमारे लिए लाभप्रद हो सकती हैं, भविष्य में हमारे लिए संसाधनों का कार्य कर सकती हैं। जिस प्रकार से धरातल पर खनिजों के भंडार हैं, उस प्रकार से महासागरों के भीतर भी खनिजों के भंडार मौजूद हैं। महासागरों में वनस्पति की विभिन्न किस्में पाई जाती हैं। पूरा बायोम बना हुआ है। जिस प्रकार से धरती पर जंगल मिलते हैं, उसी प्रकार से महासागरों में भी बायोम मिलता है। बायोम अर्थात जीव जंतु एवं वनस्पतियों का मिला जुला पर्यावरण। देखिए, मानव जीवन पर महासागरों का प्रत्यक्ष प्रभाव जो होता है वो क्या होता है? लहरें, ज्वार भाटा, स्थलाकृतियाँ इत्यादि से। देखिए, लहरें प्रत्यक्ष प्रभाव किस प्रकार से डालती हैं महासागरों वो मानवीय जीवन पर। सर्वप्रथम मनुष्य जहाज़ों के द्वारा, स्टीमरों के द्वारा महासागरों में यात्राएं करता है, तो वो ये यात्राएं इन लहरों के कारण ही कर पाता है। लहरों के कारण ही जलीय यातायात, महासागरीय यातायात संभव है, क्योंकि यदि लहरें नहीं चलेंगी तो व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा पाएगा। लहरों की सहायता से ही वायु एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवेश करती है, यानी ठंडी और गर्म जल जो वायु होती हैं, वायु की धाराएं होती हैं, वो भी लहरों के साथ ही प्रवाहित होती हैं। इसके अतिरिक्त लहरों के प्रभाव से जलवायु में भी चेंजेस होते हैं, जैसे कि गर्म और ठंडी जलधाराएं जहाँ पर मिलती हैं, लहरें जहाँ पर मिलती हैं, वहाँ कोहरा उत्पन्न होता है। कोहरा उत्पन्न होने से प्लैंकटन नामक वनस्पति होती है, वहाँ मछलियाँ ज़्यादा होती हैं। तो अगला क्या है? लहरों के द्वारा जो बहुमूल्य रत्न होते हैं महासागरों में, वे भी तटों पर आ जाती हैं। जैसे शंख वगैरह हैं, पन्ना है, पुखराज है, मोती है, सीप हैं। इस तरह के जो जितने भी मटेरियल्स हैं, सभी लहरों के द्वारा ही तटीय क्षेत्रों पर आ जाते हैं महासागरों के, जो मनुष्य अपनी आर्थिक आवश्यकताओं के लिए एकत्रित करते हैं और उनसे धन अर्जित करते हैं। लहरें जब चलती हैं, लहरों के साथ वायु भी चलती है, तो उस वायु से जो तटीय क्षेत्र होते हैं, जितने भी देशों के तटीय क्षेत्र हैं, सभी जगह पनचक्कियाँ लगाई गई हैं। उन पनचक्कियों से जब ये हवाएं टकराती हैं तो उनसे वहाँ विद्युत उत्पन्न की जाती है। तो इस तरह आपने देखा कि लहरों का किस प्रकार से प्रभाव है मानव के जीवन पर। दूसरा, ज्वार भाटा। ज्वार भाटा में क्या होता है? ज्वार भाटा में भी देखिए, ज्वार का अर्थ होता है समुद्री लहरें जब ऊपर की ओर चढ़ जाती हैं धरातल पर, और भाटा होता है जब समुद्री लहरें पीछे की ओर हटने लगती हैं। ये प्रक्रिया 24 घंटे में 2 बार होती है। इसके प्रमुख कारण जो होते हैं, एक तो सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण होते हैं। सूर्य और चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण ज्वार भाटा आती हैं। दूसरी चीज़, पृथ्वी की घूर्णन क्रिया के कारण भी धरातल पर ज्वार भाटा आती हैं। ज्वार भाटा में भी क्या होता है, जो समुद्र की भीतरी जो बहुमूल्य चीज़ें होती हैं, वो ज्वार भाटा में तटीय क्षेत्रों पर आ जाती हैं। इसके अतिरिक्त तो जो मछलियाँ होती हैं, वे भी लहरों के द्वारा ज्वार भाटा में तटीय क्षेत्रों पर आती हैं, जिससे मछुआरों को मछली पकड़ने में आसानी हो जाती है। अगला आता है स्थलाकृति। लहरों के प्रभाव से, महासागर की लहरों के प्रभाव से स्थलाकृतियों में भी परिवर्तन होते हैं। जैसे तटों का कटाव छटाव होता है।
तटों के कटाव छटाव होने से प्राकृतिक बंदरगाह बन जाते हैं। तो इस प्रकार से महासागरों का प्रत्यक्ष रूप से मानव के जीवन पर प्रभाव पड़ता है। अगला है अप्रत्यक्ष प्रभाव। देखिए, अप्रत्यक्ष प्रभाव क्या होते हैं? वे प्रभाव जो होते तो हैं लेकिन होते हुए हमें दिखाई नहीं देते हैं। ये प्रभाव बहुत लंबे अंतराल तक होते हैं, यानी शताब्दियाँ बीत जाती हैं, शतक बीत जाते हैं इस प्रभाव को संपन्न होने में। तो इसे अप्रत्यक्ष प्रभाव कहा जाता है। जैसे जलवायु परिवर्तन है, जलवायु परिवर्तन, महासागर स्तर का बढ़ना आदि। देखिए, पृथ्वी पर कई शतकों के अंतराल पर जलवायु परिवर्तन होते रहे हैं। जैसे जब से पृथ्वी पर जीवन प्रारंभ हुआ है, यानी 4.5 अरब वर्ष पूर्व से लेकर अब तक 3 हिमयुग आ चुके हैं, गुंज, मिंडेल और वुर्म, ये 3 हिमयुग। तो अब मिंडेल के बाद अभी तक हिमयुग नहीं आया है। अब आ सकता है कुछ शतकों बाद, हम कह नहीं सकते। देखिए, जैसे जैसे पृथ्वी का तापमान बढ़ता है, अधिक औद्योगिक कारखाने खोलने के कारण, जो फैक्ट्री वगैरह होती हैं इनके खुलने के कारण जो पृथ्वी का तापमान है वह धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, बदलता जा रहा है। इसके कारण पृथ्वी में जलवायु परिवर्तन हो रहा है। आप देख सकते हैं, वर्तमान समय देख सकते हैं और आज से 20 साल पुराना समय देख सकते हैं। आप अपने बुजुर्गों से भी पूछ सकते हैं कि जो मौसम आज इस समय होता है, तो इससे धरती के तापमान के बढ़ने से जलवायु परिवर्तन होने लगता है। आप ये देख सकते हैं, पूछिएगा कि कैसा पहले 20 साल पहले किस तरह की जलवायु थी, अब कैसी जलवायु है। सर्दियाँ पहले नवंबर से ही प्रारंभ होना शुरू हो जाती थी, कड़ाके की सर्दी। वर्षा जो थी 7-7 दिन रुकती नहीं थी, 8-8, 10 दिन तक रुकती नहीं थी वर्षा। लेकिन अब ऐसा नहीं है, पहले के मौसम में और अब के मौसम में काफ़ी अंतर आ चुका है। पृथ्वी का तापमान बढ़ने से जो महासागर का स्तर है वह भी बढ़ता है, क्योंकि जब पृथ्वी गर्म होती है तो जो हिमखंड हैं उत्तरी ध्रुव के आसपास, दक्षिणी ध्रुव के आसपास जो हिमखंड हैं वे पिघलने लगते हैं। उनके पिघलने के कारण महासागरों का स्तर जो है वह बढ़ने लगता है। उसके बढ़ने से जो तटीय क्षेत्र होते हैं वे डूबने लगते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए, आज से जो कृष्ण जी का युग है, द्वापर युग, माना जाता है कि आज से 5000 वर्ष पहले का था। तो 5000 वर्ष पहले का जो द्वापर नगरी है वो आज गुजरात के तट पर लगभग 3 किलोमीटर से 5 किलोमीटर के नीचे डूबी हुई मिलती है। अर्थात आप ये मानकर चलिए, इन 5000 वर्षों में समुद्र का जो स्तर है, महासागरों का जो स्तर है वो लगभग 5 किलोमीटर की ऊंचाई तक बढ़ चुका है। अब आप सोच सकते हैं कि आज से 5000 वर्ष बाद 10 किलोमीटर की ऊंचाई तक समुद्र का स्तर बढ़ जाएगा, महासागरों का स्तर बढ़ जाएगा। अगर इसी प्रकार से हमारी धरती गर्म होती रही तो जलवायु का परिवर्तन और मृदुलीकरण। देखिए, जलवायु का परिवर्तन किस प्रकार से होता है और इसका मृदुलीकरण होता है। मैंने ऊपर ये चीज़ आपको समझा दी है किस प्रकार से होता है जलवायु का परिवर्तन। पृथ्वी के गर्म होने से होता है मृदुलीकरण, यानी कि पृथ्वी में नमी होना। जब महासागर पिघलेंगे, महासागरीय स्तर बढ़ेगा, महासागर के हिमखंड पिघलेंगे, तो उनके पिघलने से क्या है, जो वायुमंडल है उसमें नमी रहेगी, उसमें मृदुलता रहेगी। अगला है हमारा मानव की भोज्य पूर्ति। देखिए, महासागरों के द्वारा मानव की भोज्य पूर्ति होती है। कैसे होती है? सबसे पहले तो मछलियों के द्वारा मत्स्य उत्पादन किया जाता है, मत्स्य व्यवसाय किया जाता है। इसके अतिरिक्त जो अन्य महासागरीय जीव हैं, जो भी भोज्य पदार्थ के योग्य हैं, जैसे कि कई जगहों पर केकड़े भी खाए जाते हैं और मछली की कई सारी प्रजातियां हैं, तो इनको भी भोज्य पदार्थ के रूप में प्रयोग किया जाता है। खनिज साधनों की प्राप्ति, मैंने आपको समझाया, जिस प्रकार से धरातल पर खनिजों के भंडार मिलते हैं, उसी प्रकार से महासागरों के अंदर भी खनिजों के भंडार मौजूद हैं। कहीं कहीं पर
महासागरीय तटीय क्षेत्रों में खनिजों का उत्खनन हो रहा है। दूसरी चीज़, जो गैसों के भंडार होते हैं एवं पेट्रोलियम के भंडार हैं, वो भी महासागरीय स्तर के नीचे हमें प्राप्त होते हैं, उनका उत्खनन किया जाता है। तो इस प्रकार से महासागरों से हमें खनिज संसाधनों की प्राप्ति होती है। औद्योगिक प्रोत्साहन, महासागरों के द्वारा औद्योगिक प्रोत्साहन होता है। क्यों होता है, कैसे होता है? जो भी हमारे देश में, जैसे आयात निर्यात के बारे में आपने पढ़ा है, किसी भी उत्पाद की किसी भी उत्पाद का उत्पादन हमारे यहाँ अधिक हो रहा है तो उसका निर्यात हम अन्य देशों में करते हैं। तो ये 90% जो निर्यात और आयात होता है वो जलीय यातायात के कारण ही संभव हो पाता है। तो इस प्रकार से अब जहाँ जिन देशों में भारतीय चीज़ों की या भारतीय ही नहीं, अन्य सभी देशों की आपूर्ति, अन्य सभी देशों में किसी भी चीज़ की आपूर्ति करनी हो या किसी भी चीज़ की कमी हो तो एक देश अन्य देश पर किसी चीज़ के लिए निर्भर रहता है। उस सामान का आयात कराने के लिए, उस उत्पाद का आयात करने के लिए, या फिर अगर वहाँ पर किसी चीज़ का उत्पादन अधिक है तो उसका निर्यात करने के लिए। तो इस प्रकार से औद्योगिक प्रोत्साहन को बढ़ावा मिला है महासागरों के कारण। जैसे मान लिया हमें अमेरिका को गेहूँ निर्यात करना है या सिंगापुर को गेहूँ निर्यात करना है तो ये सभी महासागरों के द्वारा ही संभव हो पाया है। तो इस आयात निर्यात की प्रक्रिया से सभी देशों को औद्योगिक प्रोत्साहन मिला है। जैसे हमारे देश में लकड़ी का व्यापार अधिक होता है, लकड़ी के खिलौने बनाना, लकड़ी से अन्य घरेलू उत्पाद, फर्नीचर वगैरह बनाना और बनाकर इन सभी को अन्य देशों में निर्यात करना। तो ये सभी औद्योगिक प्रोत्साहन महासागरों के द्वारा ही निर्भर हो पाया है। अगला है व्यापारिक मार्ग। व्यापारिक मार्गों की जो अधिकता है वह भी महासागरों के द्वारा ही संपन्न हो पाई है। महासागरों के द्वारा ही, महासागरों की वजह से ही एक स्थान से दूसरे स्थान को जाने के लिए सुगम रास्ते बन पाए हैं। कहीं कहीं पर महासागरीय जलसंधियां हैं, उन जलसंधियों के द्वारा कुछ नहरें बना दी जाती हैं, जैसे पनामा नहर है, सुएज नहर है। इनके द्वारा एक देश से दूसरे देश में जाने के लिए व्यापारिक मार्ग सुगमतापूर्वक बनाए गए हैं, व्यापार के हेतु एवं आयात निर्यात के हेतु। अगला है सभ्यता का विकास। महासागरों का योगदान सभ्यताओं के विकास में भी काफ़ी रहा है। जैसे व्यापार हेतु, औद्योगिक विकास के हेतु एक देश से दूसरे देश को जब हम जाया जाता है, चाहे वो सामान का इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना हो, वस्तुओं का एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना हो, या फिर यात्री जहाज हो, वे एक स्थान से दूसरे स्थान को जब जाते हैं तो अपने देश की संस्कृति अन्य देश में भी ले जाते हैं। उस अन्य देश के लोग हमारे देश की संस्कृति से या हमारे देश के लोग अन्य देश की संस्कृति से प्रभावित होते हैं। जब वे प्रभावित होते हैं तो उस चीज़ को अपनाते हैं, अपनाने के बाद में वो अपने में आत्मसात करते हैं और इस प्रकार से सभ्यताओं का विकास होता है, सभ्यताओं का विस्तार होता है। जैसे उदाहरण के लिए आज केवल भारत में ही हिंदुत्व के जो मानने वाले हैं, अनुयायी हैं, वो ही नहीं हैं। बहुत से विदेशियों को आप देख सकते हैं, मथुरा में जाइए, अन्य क्षेत्रों पे जाइए तो वहाँ बहुत से आपको अफ्रीकी लोग, अंग्रेज़ लोग, फ्रांसीसी, ये लोग हरे कृष्णा करते हुए मिल जाते हैं। तो ये लोग ज़रूरी नहीं है कि प्लेन के रास्ते से ही आए हों, बहुत से लोग समुद्री रास्ते से भी आते हैं यातायात के लिए, या वो किसी भी आवश्यकता की पूर्ति हेतु आए हों या कोई भी इलाज कराने के लिए आए हों। कोई भी कारण हो सकता है किसी भी देश के निवासी का हमारे देश में आने का या हमारे देश से किसी भी देश में जाने का। तो जाहिर सी बात है, हम कहीं भी जाएंगे वहाँ की सभ्यता का हम पर प्रभाव ज़रूर पड़ेगा।
या हमारे यहाँ कोई आएगा तो उस पर भी कोई ना कोई प्रभाव ज़रूर पड़ेगा। तो इस तरह से सभ्यताओं का विकास करने में महासागरों का काफ़ी योगदान है। अगला है शक्ति साधनों एवं स्वास्थ्य मनोरंजन केंद्र। महासागर जो हैं ये शक्ति संसाधनों के केंद्र हैं। मैंने अभी आपको बताया जो पेट्रोलियम के भंडार हैं, जो गैस के भंडार हैं, वो अधिकतर समुद्र की तलहटी में ही मिलते हैं। समुद्र की जो तली है वहाँ पर ड्रिलिंग करके, खुदाई करके पेट्रोलियम को निकाला जाता है, गैस को निकाला जाता है। अतः गैस के भंडार, पेट्रोलियम के भंडार महासागरीय तली में संचित हैं। स्वास्थ्य मनोरंजन केंद्र, बहुत से लोग समुद्र के तटीय क्षेत्रों पर अपना मनोरंजन करने के लिए जाते हैं। वहाँ देखिए शुद्ध जलवायु होती है, शुद्ध वायु होती है, ताज़ी ताज़ी हवा आती है। और दूसरी चीज़, समुद्र तटीय जो क्षेत्र होते हैं वहाँ की जलवायु सम होती है। सम जलवायु के कारण समुद्र तटीय क्षेत्रों को स्वस्थ मनोरंजन केंद्र माना जाता है।